सभी को नमस्कार। मेरा नाम महेश भास्कर है। आज बेसिकली मेरी आरएस मेंस की थर्ड 1 बाय 1 की सारी कॉपी डिस्कस करेंगे अपन कि क्या कमी रही हुई है, क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, इस कॉपी से आप क्या सीख ले सकते हैं और आरपीएससी क्या चाहती है असल में। देखो, चाहने वाने का तो ऐसा है, हो सकता है कि इसी में लिखे हुए किसी के 120 नंबर आए हों और यहाँ पे नंबर आए हैं 86 नंबर है, 86 पॉइंट कुछ नंबर आए हुए हैं पेपर थर्ड में। इस बार के हिसाब से वो बहुत अच्छे नंबर बता रहे हैं जिनसे डिस्कशन किया। तो अब 1 बाय 1 करके यूनिट नंबर जो फर्स्ट है इसको डिस्कशन करेंगे। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंगली आपको कई क्वेश्चन में सरप्राइजिंगली लगेगा कि इसमें लिखा हुआ पर्याप्त है, पर नंबर पता नहीं एग्जामिनर कैसे भेंट चढ़ गए, नंबर कम है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें नंबर अच्छे हैं, कुछ कम लिखा हुआ है, तो वो बैलेंस तो हो जाता है। आपको खुद को एनालिसिस करना है कि हम अगर कॉपी को लिखते तो कैसे लिखते, कौन सा डायग्राम कहाँ बनाते और कौन कौन सी कमियां हैं जिनको आप सुधार कर सकते हो। 87 नंबर इस पेपर के हिसाब से ठीक है। वो लगभग यूँ मान के चलिए कि आप 87 या 90 नंबर अगर पेपर थर्ड में आपके आ रहे हैं तो वो लगभग रैंक 50 के आसपास के नंबर होते हैं। फिर आप 120-25 नंबर फोर्थ पेपर में ले आते हैं, लगभग 90 या 95 के आसपास, 100 के आसपास पेपर सेकंड में ले आते हैं, और 90 थर्ड पेपर में इतने एक नंबर अगर फर्स्ट पेपर में आ जाते हैं तो। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द पेपर फर्स्ट में पॉलिटी वाला सेक्शन है। मैं इधर नंबर बताऊंगा जो नंबर दिए हुए हैं, और इधर इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के बता दूंगा आपको अगर स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो। क्लियर। सबसे पहले बात करेंगे भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लिखित बंधुता को स्पष्ट करो। तो बंधुता को मैंने ऐसे सोचा कि दो भागों में बांट के स्पष्ट कर देते हैं। एक बंधुता है क्या, एक बंधुता का महत्व है क्या। मैंने ऐसे ही इनको लिखा डायग्राम की फॉर्म में। पहले लिखा बंधुता, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का प्रयास, और इसका संकीर्ण जो अर्थ है वह सांप्रदायिकता, द्वेष या ईर्ष्या को कम करना। प्रस्तावना का आदर्श लिखा हुआ, इसलिए प्रस्तावना मैंने नाम लिखना उचित नहीं समझा। इसका महत्व क्या है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना को बढ़ाना, और प्रस्तावना में उल्लिखित पन निरपेक्षता है वो धार्मिकता से जुड़ी हुई है, और बंधुता वाला भी भाईचारे की भावना से जुड़ा हुआ है। इसमें मुझे नंबर मिले 2 में से 0.5, मतलब आधा नंबर दिया इन्होंने। और क्या लिख सकते थे मुझे ध्यान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 में निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है, इलेक्शन कमीशन की भूमिका। ये 100 बार पढ़ाया मैंने, पर एक शब्द मेरे से गलती हुई इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसमें मैंने नंबर 1 पॉइंट लगाया, लिखा कि इस अनुच्छेद के अनुसार अगर सांसदों पर दल बदल के अतिरिक्त अन्य नियोक्ताएं हैं तो राष्ट्रपति को उन सदस्यों को पद से हटाने की राष्ट्रपति उन सदस्यों को पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। ऐसी सिफारिश मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये एक वर्ड गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, वो जल्दीबाजी में। ऐसा लिखना चाहिए था कि इस अनुच्छेद के अनुसार अगर सांसदों पर दल बदल के अतिरिक्त, दल बदल का फैसला कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा, और दल बदल के अतिरिक्त जो 5 नियोक्ताएं लिखी हुई हैं उन पर अगर कोई फैसला करना, वो 102 में लिखी हुई है नियोक्ताएं, तो राष्ट्रपति उनको पद से हटाएगा। और ये सिफारिश कौन करेगा, निर्वाचन आयोग। ये शब्द यहाँ पे निर्वाचन आयोग लिखना था, बाकी मैंने पूरा ठीक लिखा है। इसमें मुझे नंबर मिले 1.5, और वो नंबर आधा किसका काटा है। अब यहाँ तो आप जस्टिफाई कर दोगे आधा नंबर आपका काट दिया क्योंकि मैंने निर्वाचन आयोग नहीं लिखा, पर यहाँ मुझे जस्टिफिकेशन हो नहीं रहा कि 1.5 नंबर की चीज। चैलेंज नहीं कर रहा हूं मैं, मेरे तो इतना बिसात भी नहीं है चैलेंज करने का, जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं। अब्राहम समझौता, मुझे इसका कुछ नहीं आता था, पर वो कहते हैं ना कि कुछ लिख के आएंगे तो कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं मिला, 0 मिला है। अब्राहम समझौते के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था क्या है। थार्ड प्रणाली क्या है, ये हल्का सा मैंने कोई द हिंदू में एक बार पढ़ा हुआ था, मैं उसको वहां क्लियर नहीं कर पा रहा था कि इजराइल का सिस्टम है या अमेरिका का सिस्टम है। बाकी मुझे पता है कि ये थार्ड है, वो डिफेंसिव का कोई सिस्टम है, मिसाइल प्रणाली का कोई सिस्टम है। तो मैंने इसको ऐसा लिखा है, मैंने कहा कुछ तो लिख के आते हैं कि इजराइल द्वारा विकसित एक मिसाइल प्रणाली है, जबकि किसका प्रणाली है, अमेरिका का प्रणाली है, और डिफेंसिव मैकेनिज्म पर कार्य करता है। ये ठीक है, इस बात को भारत की सीमा या सामरिक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये ठीक है अगर भारत इससे समझौता करता है तो। ये फेंकालोजी थी थोड़ी सी, कोई द हिंदू में पढ़ा हुआ, कोई 2 साल पहले का मेरे दिमाग में चल रहा था और मैंने उसको उतार दिया। इसमें नंबर कितना मिला, 0.5 2 में से, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको, पाव नंबर बोलेंगे। तो पाव भी ठीक ही है, कुछ 4 साल पहले का पढ़ा हुआ था तो मेरे याद आ गया। छोटे वाले क्वेश्चन आपका रैंक डिसाइड करेंगे ना सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, बड़े वाले क्वेश्चन ही डिसाइड करेंगे।
ये देखिए क्वेश्चन है कि G20 रोम शिखर सम्मेलन 2021 के 4 मुद्दे लिखो। ये चारों मुद्दे मुझे थोड़े थोड़े ध्यान में थे, इनको लिख दिया मैंने। नवीनीकरण ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कार्बन सिंक और जलवायु फंड को प्रभावी रूप से लागू करना। एग्जामिनर ने मुझे दिया 1 नंबर और साथ में रिमार्क क्या दिया उन्होंने, नीडेड सम एक्सप्लेनेशन की और एक्सप्लेन करो इसको। तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई 15 शब्द से ज़्यादा का आप नहीं लिख सकते या वो शब्द सीमा का उल्लंघन हो जाएगा, तो यहाँ एग्जामिनर और चाह रहा है कि और एक्सप्लेन करो, और इन्होंने मुझे 1 नंबर दिया है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 2 में से 1 नंबर। पॉइंट उन्होंने 4 पूछे थे, मैंने चारों पॉइंट लिख दिया, फिर मुझे 1 नंबर मिला है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब ये बड़े वाले क्वेश्चन में मैंने कोशिश ये करी, जैसा और बताते हैं कि पॉइंट्स में उत्तर लिखने हैं और लिखने चाहिए। जहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ लगती है उसके क्या करना, आपको बॉक्स में बंद करना है। जो जो गलतियाँ आप इनसे सीख ले लो कि भविष्य में आपकी गलती नहीं हो। हालांकि कुछ पता नहीं चलेगा, वो शुद्ध तुक्का होता है कि इस कॉपी को हो सकता है 120 नंबर दे देता था कोई दूसरा एग्जामिनर, और हो सकता है इस कॉपी में इतने नंबर मिले, या हो सकता है इस कॉपी में 70 नंबर ही मिलते, मुझे एक्स्ट्रा मिल गए। दोनों तीनों बातें। क्वेश्चन है, आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र का था, केवल तथ्यों के साथ में इसकी बात का समर्थन या विरोध करना है। वो क्या कह रहा है कि आजाद हिंदुस्तान का पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक चरित्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय चरित्र था। पहले इसको समझो। द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज नॉट अ पॉलिटिकल करेक्टर बट एज ए नेशनल करेक्टर, सपोर्ट और अपोज द स्टेटमेंट विद द फैक्ट्स ओनली। फैक्ट्स के साथ में इस बात को रखना था। मुझे उस समय में एक बात समझ में आई लिखते टाइम कि आजाद हिंदुस्तान का जो पहला मंत्रिमंडल था, उन मंत्रियों के नाम लिख दिए जाएं 4-5 के, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे उनके नाम लिख दिए जाएं, साथ में कुछ बात लिख दी जाए, तो ये शायद उत्तर पूरा हो सकता था। वहां समझ में नहीं क्या लिखे उस उत्तर में, इस क्वेश्चन में। तो मैंने तो पहले नेहरू जी से शुरुआत की कि प्रधानमंत्री थे ये, ओबीएस बात है, प्रथम मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय आंदोलन में थे, ये सक्रिय भूमिका थी, नेहरू रिपोर्ट इनकी, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन आदि से जुड़े हुए थे। इसको एग्जामिनर ने ठीक मार के टिक कर दिया। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, बलदेव सिंह गांधी जी के सहयोगी थे, समकालीन थे, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से भूमिका निभाई, ग्रामीण भारत से जुड़े हुए थे व्यक्ति थे। फिर मैंने गजनफर अली का नाम लिखा, ये भी प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल थे। बाबू जगजीवन राम का नाम लिखा, चुंद्रीगर का नाम लिखा। ये मैंने इस इतने सेगमेंट में उनके नाम लिख दिए जो प्रथम मंत्रिमंडल में थे, उनकी क्या क्या योगदान था। नीचे वाले में अब थोड़ा सा इसको सपोर्ट करवाते फैक्ट से। उपयुक्त सभी मंत्री अपने राजनीतिक जीवन के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रहे। इन्होंने स्वाधीनता, राष्ट्रीय शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता, राजनीतिक जागृति हेतु प्रयास किया। न केवल भारत के प्रथम मंत्रिमंडल बल्कि संविधान सभा में भी राष्ट्रीय चरित्र प्रतीत होता है, ऐसा मैंने लिखा। एग्जामिनर ने मुझे नंबर दिए इसमें 1.5 और 2.5, मतलब 2.25 नंबर दिए। और मुझे फैक्ट कोई समझ में आ नहीं रहा था कि मुझे क्या लिखना चाहिए। ये सारी मैंने डिटेल लिख दी, इन मंत्रियों के मैंने नाम लिख दिए और इनका जो योगदान था मैंने वो लिख दिया। और ये शायद पूछना चाह रहे होंगे कि पहला मंत्रिमंडल राजनीतिक केवल पॉलिटिकली नहीं था बल्कि राष्ट्रीय चरित्र था, और राष्ट्रीय चरित्र वहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ था दैट पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, पर इसका भी देखेंगे अब क्या और एक और उत्तर हो सकता है मॉडल। इसमें मुझे कितने नंबर मिले? 10 में से 1.5 और ये 5 नंबर का क्या सवाल? हाँ, ये 5 नंबर में से मुझे मिले 1.5 और इधर मतलब 2.25 नंबर एग्जामिनर ने दिए मेहरबानी से। अब क्वेश्चन नंबर अगला, ये एक स्टेटमेंट था जो द हिंदू में आया था और भी अखबार में आया होगा। मुख्य न्यायमूर्ति रमन्ना ने कहा कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इस कथन का क्या अर्थ है? ये जुडिशियल ओवररीच से जुड़ा हुआ, देखो ये ओवररीच वर्ड लिखा हुआ है, मतलब इसका ये है कि न्यायपालिका अगर न्यायिक समीक्षा करे, न्यायिक पुनरावलोकन करे, वहां तक तो ठीक है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन होता है। पर अगर न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन से आगे बढ़कर और पैरेलल विधायिका की तरह कार्य करने लग जाए, उसको न्यायिक अतिरेक बोलते हैं, जुडिशियल ओवररीच बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन को अपन ऐसा लिख सकते थे, आगे बात करेंगे। रमन्ना का कथन न्यायिक अतिरेक से जुड़ा हुआ, इसका मतलब एक तो न्यायिक अतिरेक है क्या, जुडिशियल ओवररीच है क्या, और एक इसके फिर प्रभाव और दुष्प्रभाव क्या होंगे। इसकी शुरुआत मैंने स्टेटमेंट से करी कि न्यायमूर्ति रमन्ना का कथन न्यायिक जवाबदेहिता, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के संदर्भ में तार्किक है।
न्यायिक जवाबदेहिता एक वर्ड होता है। हाल ही के वर्षों में न्यायपालिका में न्यायिक अति सक्रियता जैसी प्रवृत्तियां देखी जा रही हैं। जैसे अब ये कौन कौन सी ऐसी न्यायिक प्रवृत्तियां हैं जो न्यायिक अतिरेक के एग्जाम्पल के रूप में स्पष्ट हो रही हैं। तो पहली मैंने बताई, दिल्ली में OD1 यह आदेश सुप्रीम कोर्ट का था। हालांकि इसके लिए पर्टिकुलर लॉ बनाया जाए तो ठीक रहता है, वो पैरेलल जुडिशियरी नहीं बनना चाहिए। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा। स्पेक्ट्रम नीलामी रद्द करना, ये सुप्रीम कोर्ट का मामला। कोविड में मुआवजा, ये बहुत चर्चा में रहा कि मुआवजा कैसे सुप्रीम कोर्ट कह सकता है इतना मुआवजा दो। ये 4-5 एग्जाम्पल हैं जो न्यायिक अतिरेक के जो समझ में आ रहे थे वो लिख दिए। अब इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, तो इसके मैंने प्रभाव लिखे। विधायिका व कार्यपालिका के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप हो जाएगा। दूसरा, शक्ति पृथक्करण अनुच्छेद 50 का उल्लंघन हो जाएगा। न्यायिक विशेषता में कमी आएगी और न्यायालयों में लंबित मामलों की सुनवाई में विलंब, लगभग 1 करोड़ मैंने लिख दिया मामले हैं ये अभी पेंडिंग पड़े। इसके सकारात्मक पक्ष भी लिखे मैंने 3-4 पॉइंट में। सामाजिक व आर्थिक न्याय 3839 के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका एक्टिव रहे। पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका एक्टिव रहे। और वंचितों की सुरक्षा, ये मैंने लिखा कि साहब अगर वो जो हाशिए पर लोग हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उनके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका एक्टिव रहे। तो इस पॉइंट में मैंने सबसे पहले तो ये समझाया, 5 नंबर का सवाल था कि ये है क्या असल में न्यायिक अतिरेक, न्यायिक अतिरेक के प्रभाव क्या पड़ेंगे और न्यायिक अतिरेक के नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे या फिर न्यायिक जवाबदेहिता क्या होगी। इसमें मुझे नंबर मिला 5 में से 2 नंबर। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के सांविधिक प्रावधान को स्पष्ट करो। इसका मतलब एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस। ये पूछना चाह रहा है राष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित कुछ क्या क्या प्रावधान है। लेकिन प्रावधान तो देखो, ये क्वेश्चन 5 नंबर का बनने में दिक्कत आती है। ऐसे दिक्कत आएगी कि भाई प्रावधान तो क्या होंगे हटाने के, प्रक्रिया पूछ लेता प्रावधान तो ये पूरा खींच जाता। मैं एग्जामिनर को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्यों पूछा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ आपको कि वो थोड़ा सा लिमिटेड कंटेंट है इसका। तो शुरुआत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान 56 और इसकी प्रक्रिया 61। 56 को एग्जामिनर ने क्रॉस कर दिया। हालांकि जो शब्दावली है राष्ट्रपति को हटाने की शब्दावली, वो 56 में मेंशन है ही और इसका प्रोसीजर 61 में लिखा हुआ है। पर चलो ठीक है, वो शायद हो सकता है नहीं कुछ ऐसा हुआ। संविधान का अतिक्रमण तथा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में उल्लिखित है, तो पहले अनुच्छेद का नाम लिख दिया। फिर मैंने लिखा हटाने का आधार। आधार क्या होगा, केवल एक आधार संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का अतिक्रमण। और फिर ब्रैकेट में लिखा मैंने शब्द परिभाषित नहीं है, केवल शब्द लिखा हुआ है, ये परिभाषित नहीं है कि अतिक्रमण होता क्या है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। और इसको मैंने इन्वर्टेड कोमा में लिखा है। प्रक्रिया क्या होगी, अनुच्छेद 61 लिखा है ब्रैकेट में, फिर लिखा है हटाने का संकल्प प्रस्ताव किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। तीसरा, जिस दिन सदन में प्रस्ताव लाया गया, जिस सदन में प्रस्ताव लाया गया उसके विपरीत सदन द्वारा जांच करवाई जाएगी। जांच किससे होगी, 3 सदस्यीय समिति से होगी। चौथा, एक सदन से प्रस्ताव 2/3 सदस्यों कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो जाता है, तो दूसरे सदन में 2/3 से पारित होएगा, तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाएगा। फिर 2 पॉइंट मैंने और, राज्य की भूमिका नहीं है। दूसरा मैंने लिखा कि अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। तो जो मैंने जो लक्ष्मीकांत से पढ़ा था सारा सारा वो डेल दिया इसमें। और इन्होंने नंबर कितने दिए हैं, 2.25 नंबर। ये 5 में से इन्होंने मुझे 2.25 नंबर दिए। कोई ऐसा कोई फैक्ट नहीं था जो मुझे लग रहा था जो इसमें लिखना चाहिए, मैंने सारे लिख दिए। ठीक है, तो 2.25 नंबर पता नहीं कैसे दिए। अब आगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। इस कॉन्सेप्ट को समझाओ क्या है वो। एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड, ये किससे जुड़ा हुआ है, सोलर अलायंस से, राइट। इसको मैंने पहले यहाँ पे, ये अवधारणा नवीनीकरण ऊर्जा से जुड़ी हुई है। इस अवधारणा के तहत संपूर्ण विश्व के देशों जो लगभग कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच में स्थित है को मिलाकर एक सोलर अलायंस बनाया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। इसके लाभ क्या होंगे, लाभ के अलावा इसमें चुनौतियां क्या क्या हैं, ये मैंने लिखा। लाभ लिखा, चुनौतियां लिखी, इसके बारे में लिखा। इसमें मुझे नंबर मिला 0.15 में से। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है।
स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान में प्रथम विधान चुनाव की मुख्य विशेषता बताओ कि भाई पहला जो विधानसभा थी उसके चुनाव की क्या क्या विशेषताएं थी। तो विशेषता मैंने खूब सारी लिखी है, देखो लगभग 8-9 विशेषता लिखी। पहले लिखी प्रथम विधानसभा चुनाव में निर्दलीयों की भारी संख्या थी, नंबर 1 विशेषता। नंबर 2 कांग्रेस स्वतंत्र पार्टी जमींदारा पार्टी मुख्य प्रतिद्वंदिया पार्टी थी, 2 विशेषता। तीसरी लिखी इस चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला। चौथी विशेषता चुनाव 160 विधानसभा की सीटों पर लड़ा गया। 5वीं विशेषता महिला प्रत्याशियों की संख्या नगण्य थी, परंतु प्रथम आम चुनाव जब उपचुनाव हुए तो यशोदा देवी बांसवाड़ा से एकमात्र महिला चुनकर आई। चुनाव के बाद में गठित विधानसभा में 4 मुख्यमंत्री देखे। जमींदारा पार्टी का घोषणा पत्र कांग्रेस के खिलाफ था। राजा रजवाड़ों की पार्टी थी और चुनाव में 37% वोटिंग हुई। भाई मेरे तो जितने सारे फैक्ट दिमाग में थे मैंने सारे डाल दिए पहली विधानसभा को लेकर, और इसमें एग्जामिनर ने मुझे नंबर दिया 1.5 में से। अब आते हैं बड़े वाले क्वेश्चन पर। तो भाई छोटे वाले क्वेश्चन में देखो ये नंबर दिए इसने 1.5, अब सारे मिलाएंगे तो कोई 5-6 नंबर बनेंगे सारे सारे मिलाकर, कितने में से 25 में से। अभी क्वेश्चन जो मुझे समझ में जहां तक आ रहे थे सारी डिटेल मैंने डाल दी थी जो डालनी चाहिए थी। यहाँ पे एक्सप्लेन का कोई ज्यादा मुद्दा था नहीं, इसलिए तो है कि ये अब हो सकता है ये कॉपी किसी और एग्जामिनर के पास चली जाती तो वो 120 दे देता, और हो सकता है किसी और के पास चली जाती वो 60 दे देता। तो ये शुद्ध क्या है, आपका तुक्कार किस्मत का गेम है कि किसके पास कॉपी जाएगी, ये बात है। अब क्वेश्चन है अगला, ये 100 शब्दों वाले हैं जिसमें आपको पूरी 16 लाइन मिलती हैं, और ऐसा बताते थे कि सारी लाइन भर के आओ फैक्ट के साथ में नंबर आ जाएंगे। तो मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता व उद्विकास का वर्णन करो, कि न्यायिक पुनरावलोकन की विशेषता और उद्विकास। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लिखा जा सकता था। एक इसका लिखा जा सकता था विशेषता और दूसरा पहले उद्विकास फिर विशेषता। ऐसे आप जब भी ऐसा क्वेश्चन कभी है तो उसको 2 भागों में बांट के लिखेंगे। मैंने ऐसा लिखा कि पहले इसका अर्थ लिख देते हैं, फिर इसकी विशेषताएं लिख देते हैं, और उसके बाद में इसका विकास उद्विकास जो 1-2 निर्णय लेकर फिर इसके लाभ लिख देते हैं, फिर इसकी चुनौतियां लिख देते हैं। मैंने ऐसा समझा इस क्वेश्चन को, और ऐसा कैसा लिखा, बहुत सारे पॉइंट है, कम से कम 20-25 पॉइंट होंगे सारे के सारे। ये है कि साहब अर्थ क्या है, व्हाट इज एक्चुअली जुडिशियल रिव्यू। न्यायपालिका को लेकर कई सारे क्वेश्चन आए हैं, न्यायिक अतिरेक का आ गया, ये आ गया, इस प्रकार के। तो मैंने लिखा कि विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक, कार्यपालिका के किसी आदेश की न्यायपालिका द्वारा समीक्षा करना, विधि सम्मत न होने पर उन्हें असंवैधानिक घोषित कर देना। न्यायिक पुनरावलोकन अनुच्छेद 13, 32, 131, क्योंकि कहीं भी स्पष्ट तो है नहीं, पर ये एक आर्टिकल है जिसको आप मेंशन कर सकते हो। नहीं, वो है निर्णय की समीक्षा करना, न कि जुडिशियल रिव्यू है। ठीक है, आप लोग तनाव में तो नहीं आ गए कि यार फिर इतना नहीं लेके आएंगे, इतने नंबर तो नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये हो सकता है कि इसमें 60 नंबर ही आते, हो सकता है इसमें 120 नंबर भी आ जाते, कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, अब कोई ये कहेगी ये मॉडल आंसर होगा, तो फिर वो भाई अपनी कॉपी को सपोर्ट करवाए, यहाँ दिखाए कि ये मॉडल आंसर होना चाहिए इसका, तो इसका ऐसा कोई मॉडल आंसर नहीं होता है। विशेषताएं क्या क्या होंगी भाई, इसमें बहुत सारी विशेषताएं लिखी है ऐसे पॉइंट लगा के। मूल ढांचे की अवधारणा, शक्ति संतुलन, कानूनों की विस्तृत समीक्षा, कानून विधिसम्मत प्रकृति न्यायिक सिद्धांत के आधार पर केवल कानूनी तथ्यों की जांच न होकर विस्तृत जांच की जाना, सामाजिक आर्थिक नैतिक धार्मिक पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है इसमें। फिर न्यायिक जवाबदेहिता को बनाए रखना, ये डीपीएसपी के लिए प्रावधान है। प्रीएम्बल के जो आदर्श है उनके लिए काम किया जाएगा। फिर इसके लाभ और इसकी चिंता। इसमें एक चीज थी जो शायद मिस कर दी, वो था इसका डेवलपमेंट। केस लिखने चाहिए थे, केशवानंद भारती केस है, वो केशवानंद भारती तो लिखा है मैंने एक, पर वो मजा नहीं आया कि जैसे लिखना। ये केशवानंद भारती केस तो लिखा 1973, पर कुछ और लिख सकते थे इसमें। इसको 2 भागों में बांट के लिखा जा सकता था। तो इसमें नंबर आए मेरे 1 और 1.25 नंबर दिया 10 में से, और 2.25 नंबर दिए 10 में से। माना कि 1 पॉइंट उद्विकास वाला नहीं लिखा, पर मैंने तो लिख दिए सारे फैक्ट जो मुझे समझ में आ रहे थे उतने के उतने। ठीक है, ऐसा होता है परीक्षा में बहुत बार। इसमें मुझे नंबर मिले 2.25 10 में से। बाकी इसमें इसका अर्थ लिखा, इसकी विशेषताएं लिखी,
न्यायिक पुनरावलोकन असल में है क्या, इसके लाभ क्या हो सकते हैं, इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं, वो सारी, जैसे न्यायिक अतिरेक है, अनावश्यक हस्तक्षेप है, विधायिका पर दबाव है, लंबित मामले बढ़ रहे हैं। चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर का, योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर था भारतीय समाज, उसके प्रभाव बताओ। तो ऐसा है कि जब भी कोई अंतर का क्वेश्चन आता है तो आपको बीच में लाइन खींच के लिखनी है। एक साइड में आपने योजना आयोग लिख देना, एक साइड में आपने नीति आयोग लिख देना, फिर पॉइंट लिख दिए मैंने। अब एक गलती और करी है मैंने यहाँ पे, हालांकि वो तो जब मैंने क्लास में पढ़ाया तब बताया था कि सब अगर आधार लिख लिख के लिखे तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो मैंने पहले गठन की बात कर दी, फिर इसका गठन सहकारी संघवाद के लिए हुआ था, इसकी कार्यप्रणाली टॉप टू डाउन अप्रोच पर है, इसकी कार्यप्रणाली बॉटम टू अपर अप्रोच पर है, ये पंचवर्षीय योजना के माध्यम से नीतियों का बनाना, ये 1 वर्षीय 7 वर्षीय स्ट्रेटेजिक प्लान, 15 वर्षीय विजन प्लान डॉक्यूमेंट तैयार कर देना, योजना प्रारूप पर अधिक ध्यान देना कि योजना का प्रारूप कैसा होगा, और ये थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये केंद्रीकरण मॉडल पर आधारित है और ये सहभागिता मॉडल पर आधारित है। अब संघवाद पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, तो इसमें मैंने लिखा सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। तो यहाँ पे कि सहयोगी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा, राज्यों के क्षेत्रीय विकास के अनुसार योजनाएं बनेंगी, विशेषज्ञों की भूमिका अतः प्रभावी सलाह ली जाएगी, संघीय गतिशीलता बनाए रखने में सहायक होगा, केंद्र और राज्यों में बेहतर समन्वय, एग्जामिनर ने इसको काट दिया इस पॉइंट को ही, पता नहीं कैसे। और अगला मैंने निष्कर्ष लिखा है इसका कि विश्लेषण के रूप में नीति आयोग तथा योजना आयोग आर्थिक गति में सहायक है, मतलब दोनों ही सहायक है। और नकारात्मक बिंदु में लिखा कि राज्यों के आरोप है कि इससे जो थिंक टैंक है इसमें अधिक केंद्र के लोग हैं, राज्यों की पर्याप्त भागीदारी इसमें नहीं है, और पर्याप्त योजनाओं का ध्यान नहीं रखा गया है कि पर्टिकुलर सेगमेंट को ही लिया गया, सारी योजनाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, और आपसी तनाव, ये पॉइंट मैंने से लिख दिया नकारात्मक में। ये अब इसमें नंबर कितने है उससे मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है कि योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर और संवाद प्रभाव, तो 5 नंबर में तो अंतर है 5 नंबर का, तो और 5 नंबर का एक क्वेश्चन प्रभाव है, तो 5 नंबर में आपको ये अंतर लिख के आने थे सारे के सारे पॉइंट में, और संवाद प्रभाव, ये प्रभाव मैंने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बता दी। इसमें नंबर मुझे 10 में से मिले 2 और 2.5, 4.5 नंबर मिले 10 में से, और मुझे कोई बिंदु समझ में आ नहीं रहा था कि जो मुझे लिखना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड की रणनीतिक भूमिका का विवेचन कीजिए, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रोल प्लेड बाय क्वाड इन द इंडो पैसिफिक रीजन। अब क्वाड पे आता है तो सबसे पहले क्वाड का गठन के बारे में बात करेंगे, फिर इसकी रणनीतिक भूमिका के बारे में बात करेंगे, और फिर क्वाड को लेकर कौन कौन सी चुनौतियां हैं उनको लेकर बात कर लेंगे। और अगर इसमें टोटल पॉइंट गिने तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 17, 18 पॉइंट लिखे हैं मैंने इसमें, ठीक है। मुद्दा ये भी है कि पॉइंट लिखना पर्याप्त नहीं है, कौन से पॉइंट लिखे बात वो भी तो है, उनकी बात करते हैं कौन से पॉइंट लिखे। पहला लिखा क्वाड का गठन, अमेरिका, भारत, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सैन्य अभ्यास था चीन की बढ़ती क्षेत्र में भूमिका को प्रतिसंतुलित करने, तो इसका गठन किया गया। दूसरा, रणनीतिक प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, हिंद प्रशांत क्षेत्र में उपज रही अशांति को कम करने में सहायक होगा, दक्षिण चीन सागर में बढ़ते चीन के दबदबा को प्रतिसंतुलित किया जाएगा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में द्वीपीय देशों के साथ मिलकर क्वाड को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा, जैसे मलेशिया ने इच्छा जाहिर की है, इस क्षेत्र में नियमित सैन्य अभ्यास तथा सामरिक बेस से चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स तथा OBOR को संतुलित किया जा सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो खनिज और तेल और प्राकृतिक संसाधन उसका विदोन भविष्य में आसान हो सकेगा। अगर भारत इसमें प्रभावी भूमिका निभाता है तो भारत की लुक और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से हो जाएगा, भारत एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर सकता है, ये इसका इंपॉर्टेंस हो गया। प्रॉब्लम क्या क्या है, चीन की बढ़ती आक्रामकता पहली, ये दूसरी है भारत रूस संबंध ठीक नहीं चल रहे तो क्वाड प्रभावी कैसे हो जाएगा, अमेरिका का स्टैंड स्पष्ट न होना, अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं है इसको लेकर, सीमित छोटा संगठन है, बहुत कम देश है, इसके बावजूद बिम्स्टेक SCO G7 की तरह क्वाड भी भविष्य का संगठन हो सकता है, ये मैंने लिख दिया है। तो लिख दिया, जितने सारे पॉइंट दिमाग में थे सारे के सारे की, और क्या लिख सकते थे पता नहीं। इसमें नंबर कितने दिए, 5.5, ये ठीक है, 3 और ये तो बढ़िया नंबर दिया यार, 5.5 नंबर दिए 10 में से, ठीक। अब ये देखिए ये क्वेश्चन, इसको लेकर पता नहीं एग्जामिनर ने क्वेश्चन मार्क कैसे लगाया है। राजस्थान में ग्राम सभा जो है, ग्राम सभा
कि प्रभावी कार्य प्रणाली के सुझाव दीजिए। इसको मैंने सोचा कि बहुत अच्छे से पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी पेपर 3rd में कई दिनों से पढ़ता और पढ़ाता आ रहा हूँ, यूपीएससी का मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, तो मैंने इसको सोचा कि इसको थोड़ा तरीके से लिखेंगे, चाहे बाकी नंबर 0-0 आए और पर पॉलिटी में अच्छे नंबर आने चाहिए, पॉलिटी पब्लिक एड में खास दोनों सब्जेक्ट में। मैंने इसको देखा कि भाई इसको ग्राम सभा की प्रभावी कार्य प्रणाली के लिए सुझाव देंगे अपन। अब सुझाव कब देंगे, जब समस्याएं हैं। तो मैंने सोचा कि पहले ऐसा लिखते हैं कि 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 243 और 243 ओ पंचायती राज का उल्लेख किया गया है, ये तो एक आर्टिकल से बात शुरू कर दी। फिर ग्राम सभा की समस्याएं लिख देते हैं ताकि कार्य प्रणाली को प्रभावी बताया जा सकता है। तो सबसे पहले मैंने समस्याएं लिख दी कि क्या क्या समस्याएं, वित्तीय संसाधन, लोगों की उदासीनता है, सरपंच और ग्राम सचिव के मध्य समन्वय का अभाव है, नियमित बैठकों का अभाव है, ये मैंने इसकी प्रॉब्लम लिख दी। और फिर कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मैंने पॉइंट क्या लिखे, पहले संरचनात्मक क्या क्या सुधार कर सकते हैं, संरचनात्मक सुधार के बाद में तकनीकी सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं, इसमें कार्यात्मक सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं और अन्य सुधार क्या क्या किए जा सकते हैं। मैंने ऐसे इस क्वेश्चन को लिखा है। तो अब देखिए, सबसे पहले संरचनात्मक सुधार क्या क्या हो सकते हैं, बैठकों को लेकर नियमित अंतराल पर फिक्स होनी चाहिए, स्थानीय लोगों में जागरूकता होनी चाहिए, अधिकारों तथा विकास के लिए सुझाव मांगना, ये प्रॉब्लम है। तकनीकी प्रॉब्लम है, NOAF नेशनल ऑप्टिकल फाइबर जो मिशन चल रहा है, इसमें ग्राम पंचायतों को जोड़ देंगे, ये तकनीकी इसमें सुधार हो सकता है। अवसंरचनात्मक ध्यान दिया सकता है, राजीव पंचायत केंद्र आदि आदि बनाए जा रहे हैं। कार्यात्मक सुधार क्या हो सकते हैं, नियमित सोशल ऑडिट होनी चाहिए, BDO द्वारा नियमित ग्राम सेवकों का कार्य का पर्यवेक्षण होना चाहिए, पंचायत सिर्फ सक्रिय भागीदारी सदस्यों को पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ग्राम पंचायत वित्त आयोग द्वारा 75% का जो अनुदान की सिफारिश है 5वें वित्त आयोग द्वारा का विकास कार्यों में खर्च किया जाना चाहिए। अन्य सुधार, ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है इसलिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, ग्रामीण विकास ग्रामीण रूट हेतु इसको मजबूत बनाया जाना चाहिए, ग्रास रूट पर और ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा, इसलिए इसको प्रभावी बनाया जाना चाहिए। ये मैंने सारे पॉइंट इसमें लिख दिए। सबसे पहले ग्राम सभा है क्या, 73वां संविधान संशोधन लिखा, फिर इसमें प्रॉब्लम कौन कौन सी उनके बारे में लिखा, फिर सुधार क्या क्या कर सकते हैं, तो सुधार संरचनात्मक सुधार क्या करेंगे, तकनीकी सुधार क्या किए जा सकते हैं, कार्यात्मक सुधार क्या किए जा सकते हैं, अन्य सुधार क्या किए जा सकते हैं। 4 और 3 7 7 और 4 11 11 2 13 13 और 5 18 पॉइंट लिखे इसमें, मतलब लगभग 18 15 पॉइंट लिखे। और इसमें नंबर कितने आए, 5 नंबर दिए 10 में से। अब पॉलिटी पूरा हो गया, ज्यादा लंबी तो नहीं हो गई क्लास, पब्लिक एड का और डिस्कशन कर लेते हैं या पूरा ही कर लेते हैं, चलो पूरा कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि आदेश की एकता निर्देश की एकता में क्या अंतर है। ये कई बार आ गया क्वेश्चन, कई बार, और कई बार क्या होता है कि बहुत बार आ जाता है तो अपने को लगता है अब थोड़ी आएगा, समझ गए। आदेश की एकता, एक कार्मिक को केवल एक ही अधिकारी से आदेश, एक ही अधिकारी आदेश देगा, अर्थात संगठन में 1 हेड 1 बॉस, ये लिख दिया। इसमें क्या फायदे होगा, दायित्वों का निर्धारण होगा और कार्य कुशलता बढ़ेगी। निर्देश की एकता क्या होती है, एक कार्मिक केवल एक ही उच्च अधिकारी से निर्देश प्राप्त करेगा, जवाबदेहिता का निर्धारण, गलत है। निर्देश की एकता ये नहीं होता है। तो क्या होता है निर्देश की एकता, वो सांगठनिक इकाई को लेकर है, बात समझ गए ना। ये मैंने गलत लिखा निर्देश की एकता, ये एग्जामिनर को पागल बनाने का प्रयास किया, पागल बना नहीं, वो 2 नंबर का सवाल था, इसमें 1 नंबर तो था आदेश की एकता का, 1 नंबर था निर्देश की एकता का। मुझे निर्देश की एकता निकल गया, दिमाग से आया नहीं, आदेश की एकता लिख दिया और इसके लाभ लिख दिए मैंने, इसमें नंबर दिया 1 2 में से, ये ठीक है, जस्टिफाई है, ये बढ़िया प्रश्न है। ये देखे, प्रशासन की प्रकृति के संबंध में प्रबंधकीय दृष्टिकोण बताओ, प्रबंधकीय, इसका मतलब एक्सप्लेन द मैनेजरियल व्यू अबाउट द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने 100 बार पढ़ाया है मेंस की क्लास में। अब इसमें देखते क्या लिखा है, इस दृष्टिकोण के अनुसार एक संगठन में सर्वोच्च पदाधिकारियों के कार्य प्रबंधन का हिस्सा है, अर्थात उन्हीं के कार्यों को प्रबंधन में शामिल किया जाता है। समर्थक साइमन है और स्मिथ बर्न है। कमियां क्या है, अन्य पदाधिकारी जैसे क्लर्क है, खजांची आदि के कार्यों की उपेक्षा करना। ये एक चित्र बना दिया, नंबर दिया 0.25 2 में से, पूर्ण नंबर दिया। अब मैं इसको अब जस्टिफाई कर नहीं पा रहा हूं, मुझे और क्या लिखना चाहिए था, मैं इसकी परिभाषा लिख दी, ये डायग्राम बना दिया कि ऊपर वाले के कार्य प्रबंध के दृष्टिकोण में, इसके समर्थक लिख दिए, कमियां लिख दी इसकी 2 नंबर में, ये मैंने लिख दिया जो लिखना चाहिए था। इसमें नंबर दिया 0.75। हालांकि एग्जामिनर तो भाई प्रोफेसर चेक करते हैं, उनका बहुत अलग दिमाग होता है, वो अलग लेवल के लोग होते हैं, अलग सोचते हैं वो,
इसलिए हो सकता है वो कुछ और सोचा इसके बारे में। आप बताओ क्या लिखना चाहिए था इसमें कुछ और है? नहीं पता लगता है ना, इसलिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, इसकी बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है लेखानुदान क्या है, वोट ऑन अकाउंट क्या है। इसमें संविधान का आर्टिकल मैंने शुरू किया और आर्टिकल 116, इसमें कितने नंबर दिए, 1.5, ठीक है। तो संविधान के अनुच्छेद, भाई मैं भी पहली बार देख रहा हूँ मेरी कॉपी को, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ आपको, मैंने फर्स्ट टाइम ही मैं देख रहा हूँ, अभी जस्ट अभी मंगवाई भेजी मैंने और मैंने इसको सामने खोल दी, मुझे ये भी नहीं पता कि सही में कि मैंने आगे क्या लिखा हुआ है, किस में क्या नंबर है, ये बहुत ईमानदारी की बात है। वरना ऐसा होता है कि ऐसे थोड़ी होगा, खुद की कॉपी एक बार तो देखी ही होगी, नहीं मुझे कोई ऐसा बिल्कुल ही शौक नहीं था। जैसे मैंने 86 नंबर उस टाइम में देखे थे, मैंने सोचा ये मुझे जो एक्सपेक्ट करा था उसके अकॉर्डिंग नहीं है, केवल नंबर तो आ ही गए थे पहले, ठीक है। तो बहुत ईमानदारी की बात है। लेखानुदान क्या है, संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत कुल बजट का 1/6 भाग प्रशासनिक खर्च के लिए बिना अधिक विचार विमर्श के दिया जाता है। कब, अंतिम चुनावी जब वर्ष हो या बजट पारित होने के बाद लगे समय को खर्च हेतु दिया जाता है, इसको लेखानुदान बोला जाता है। ये मैंने अनुच्छेद लिख दिया और कितना दिया जाता है ये लिख दिया, और कब दिया जाता है ये लिख दिया, इसमें नंबर दिया 1.5 2 में से, इसलिए 2 में से 2 की उम्मीद तो आप छोड़ देना एग्जामिनर से। हालांकि बहुत सारी कॉपी में आए हैं, औरों के आए भी होंगे, पर मुझे कभी 2 में से 2 का कम ही चांस मिला है। नहीं ऐसे तो आएंगे, ऐसे तो कोई बात नहीं। अब 2 में से 2 आगे देखो नीचे ही, इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को परिभाषित कीजिए। डिफाइन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर को ये परिभाषित करवा रहा था। मैंने लिखा है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार एक कंपनी सामाजिक परिवेश में संसाधनों का दोहन करके लाभार्जन करती है, उसके बदले में समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों के लिए कंपनी की जो निष्पत्ति है खर्च करना वो है। कौन कर सकता है इसका, टर्नओवर 1000 करोड़, पूंजी 500 करोड़, लाभ 5 करोड़ हो, इनका 3 वर्ष का उसे 2% खर्च करना। और कौन कौन से क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण भारत, ऊर्जा, पर्यावरण, और जैसे महिंद्रा का सखी कार्यक्रम। इसमें कोई पॉइंट नहीं छोड़ा, जो था सारा भर दिया, तो इसमें नंबर दिए 2। ये 2 नंबर का ही सवाल सही थे, 2 का ही ना, 2। अब ये 5 नंबर में इतना लिखा जाता है, पर भर के लिख दिया, तो इसका मतलब आपको एक सलाह और है, जितना भर के लिख के उतना लिख के आ जाना। रेलिवेंट पॉइंट होने चाहिए, हर कुछ पॉइंट नहीं होने चाहिए, रेलिवेंट पॉइंट। हाँ पहले भी उन्होंने ऊपर वो, मैंने तो ये, और एक मजे की बात है, कॉपी में मैं डरते डरते लिख रहा था बहुत सारे पॉइंट, कि मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, इतना लिख दिया। तो अब शब्द गिने तो इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 पॉइंट हो गए। तो लगभग 50 शब्द के नजदीक पहुंच गया। 15 शब्द वाले में जब 36 लिखे तो फिर उसने 2 में से 2 दे दिए। अगला कौन सा है, अच्छा इसमें भी 2 में से 2 है। औपचारिक प्रत्यायोजन क्या है, व्हाट इज फॉर्मल डेलीगेशन। औपचारिक प्रत्यायोजन को लेकर क्वेश्चन है, मैंने लिखा है इस प्रत्यायोजन में एक सांगठनिक इकाई दूसरी सांगठनिक इकाई को कार्य, दायित्व व सत्ता का स्थानांतरण प्रत्यायोजन के सिद्धांतों के आधार पर करती है। सिद्धांत कौन कौन से हैं, लिखित में होना चाहिए, संपूर्ण प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए, वित्त, भर्ती, कार्मिक, प्रशासन का प्रत्यायोजन नहीं होना चाहिए, इसको औपचारिक प्रत्यायोजन बोलते हैं। और 2 में से 2 दिए, क्योंकि इसमें अब कुछ स्कोप था नहीं बचने का, इसमें भी लगभग 30 से 35 शब्द हैं, तो इसमें 2 दे दिए इन्होंने। अब आते हैं भाग बी 5 नंबर वाले में, ये गड़बड़ी है, मैंने कम पढ़ा था थोड़ा इसको। प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूप लिखो, आपके सीधा सीधा सिलेबस से उठाता हूँ क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि मेंशन वेरियस फॉर्म ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन पर न्यायिक नियंत्रण की विधियां आपके लिखा हुआ है, विधायी कार्यपालिका न्यायिक नियंत्रण की विधियां। अब मैंने लिखा कि प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किन किन विधियों से हो सकता है, विभिन्न प्रकार की रिट जारी करके, रिट के नाम लिख दिए मैंने, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश उत्प्रेषण अधिकार पर आर्टिकल लिख दिया। फिर लिखा मैंने न्यायिक पुनरावलोकन द्वारा कानूनों की वैधता की जांच, अनुच्छेद 13, 32, 131। फिर जनहित याचिका, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय को न्यायालय में समक्ष लाना, न्यायालय प्रभावी आदेश दे सकता है इसके लिए। न्यायिक सक्रियता,
और SLP स्पेशल लीव पिटीशन 136 अनुच्छेद, इन सभी के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त विधायिका कार्यपालिका भी रखती है। जितने मैंने तो पढ़ा था मैंने सारा भर के आ गया। इसमें नंबर दिए 5 में से 4, जो कि अच्छे नंबर है। 5 में से 4 नंबर। पब्लिक एड वाले कोई अच्छे इंसान होंगे शायद, उन्होंने नंबर अच्छे दे दिए। अब वो तो है 4। अब देखो, परंपरागत और विकास प्रशासन के मध्य अंतर स्पष्ट करो कि परंपरागत प्रशासन और विकास प्रशासन। भाई जब मैं ऐसा लिख रहा था ना, इस कॉपी को ईमानदारी से मैं आपको बताऊं, ये तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं, तब मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कुछ अलग आ गया, कुछ ऐसा जो पढ़ा हुआ नहीं है। मैंने सोचा कि इस बार फोड़ दिया, भर के लिख दिया जितना लिखना था। इससे ज़्यादा अब मैं कभी नहीं लिखूंगा, ये पक्की बात है। और हो सकता है कि किसी दिन अगर 10वीं रैंक आ जाए, वो भी कॉपी यहीं लगाऊंगा, मगर इनमें तुलना करेंगे अपन कि देखो उस बार बहुत अच्छा लिखा हुआ था, ये पक्की बात होगी। ठीक है, क्योंकि मेरी सीमा है, हो सकता है कोई और इंटेलिजेंट हो, कोई बच्चा जो पढ़ रहा हो वो इससे 1000 गुना बढ़िया लिख सकता है। मेरी सीमा लास्ट है कि मैंने लिख दिया जो लिखना था। ठीक है, क्योंकि रट रटा के जितना आ रहा था उतना सारा लिख दिया। अब उससे ज़्यादा तो अब क्या समझ में है कि क्या लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, कि पब्लिक एड वो सारे पेजेस रट के वर्ड याद थे कि उस वर्ड पे वो लिखा हुआ, उसको रटा फिर उसको लिख दिया। ऐसा करके वो जितना रट सकते तो रट लिया। अब तुक्का लगेगा, किस दिन तुक्का लग के इस कॉपी में 120 आ जाए, और हो सकता है कि अगली बार यही सेम लिखे तो 70 नंबर ही आ जाए, कुछ पता नहीं चलता है। मैं ये बात बार बार बोल रहा हूँ, बस कर्म करते जाओ। कर्म फला शक्ति से रही तो निष्काम भाव से कर्म योग का पालन। परंपरागत और विकास प्रशासन के मध्य अंतर बताओ। ये है कि इनलिस्ट मेजर डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। कन्वेंशनल और डेवलपमेंट के मध्य अंतर बताओ, परंपरागत और विकास प्रशासन। इसमें मैंने पॉइंट लिखे हैं भाई 5 नंबर का था, लगभग 5 पॉइंट लिख दिए। नंबर है इसमें 2.5। क्या क्या लिखे? पहला, परंपरागत रूप से ये नियामकीय प्रशासन है जो औपनिवेशिक मानसिकता से 1950 के दशक में नवीन अवधारणा आई। किसकी? विकास प्रशासन की, जो मैंने आपको बताई। इसका उद्देश्य नियम कानून न्याय तक सीमित है। और विकास प्रशासन उत्प्रेरक सरकार, प्रतिस्पर्धी सरकार, समुदाय सरकार, मिशन आधारित सरकार, बाजारोन्मुख सरकार, ग्राहकोन्मुख सरकार, सामाजिक आर्थिक विकास। ये जो 10 पॉइंट है अपने किसके? विकास प्रशासन के अलावा एक चीज आपको और बताई हुई है, किस प्रकार से पब्लिक एड में नया प्रबंध लागू किया जा सकता है। नव प्रबंध की जो उदाहरण है लगभग पॉइंट यहां डाल दिए जो कि विकास प्रशासन से सिमिलर मिलते हैं। प्रशासन का ये एक पक्षीय दृष्टिकोण है। कौन सा? परंपरागत वाला एक पक्षीय, जो कि लॉ एंड ऑर्डर तक सीमित है और ये चहुमुखी विकास पर बल देता है। सामाजिक आर्थिक धार्मिक सारे जन कल्याण के प्रति उदासीन है। इसका काम लॉ एंड ऑर्डर है और इसका काम शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि पर ध्यान देना है। ये प्राचीन अवधारणा है और ये लोक प्रशासन के चतुर्थ चरण यूएल गोस्वामी जो कि विकास प्रशासन जुड़े हुए, मैंने लिखा है कि यूएल गोस्वामी की अवधारणा जो कि लोक प्रशासन के 4th चरण में डेवलप हुई थी। हो सकता है कुछ पॉइंट और ऐड हो जाए, पर मुझे इतने ही आ रहे थे क्योंकि दिमाग की सीमा होती है। आप मेंस लिख रहे तब इतना बड़ा पेपर, फिर बहुत सारे पॉइंट आते नहीं। इसमें नंबर है 2.5। भाई ये क्वेश्चन कई बार आ गया और मैंने इस पर खार की थी, ये आएगा तो मैं इसको बहुत बढ़िया लिख के आऊंगा क्योंकि ये 2 बार पहले भी आ चुका है। दोनों बार मेरा गलत हो गया। इसमें नंबर आए हैं 5 में से 5 आए। चलो बधाइयो। इसमें पॉइंट लिखे मैंने 9। इससे आपको एक बात और सीख मिलती है कि खूब पॉइंट लिख के आओ। खूब पॉइंट जितने आ रहे रेलिवेंट होने चाहिए। इसमें सबसे पहले मैंने इसको सचिवालय लिखा, निदेशालय लिखा, संगठन, फिर विशेषज्ञता, फिर इसके कार्य। इस आधार पर पॉइंट बांट के सारे पॉइंट लिख दिए। नहीं तो ये सारे कार्य के पॉइंट ही आ गए। ठीक है भूल तो नहीं गए थे। इसमें संगठन में सचिव था, मंत्री होते हैं, इसका प्रमुख निदेशक होता है, ये सामान्यज्ञ होते हैं और ये विशेषज्ञ। हाँ डाल सकते, उदाहरण अगर आपको समझ में आ तो डाल सकते हैं। नीति बनाना, नीति का क्रियान्वयन करना। इधर फिर सूत्र स्टाफ का हिस्सा है, सहायक स्टाफ का हिस्सा है, ये पब्लिक एड में लाइन और जो स्टाफ पढ़ते हैं उसको। फिर अधिक शक्ति और
ये क्या है कि अधिक शक्ति और कानूनों में प्रत्यक्ष भागीदारी, इनके पास ज़्यादा पावर होता है और इनके पास में कम शक्तियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए IAS RS हो गए, इधर शिक्षा विभाग के या चिकित्सा विभाग के हो गए, सरकार के प्रत्यक्ष रूप से जुड़े मंत्री होते हैं, इनका प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होता है। सेकंड ARC में क्या लिखा हुआ है, सामान्य विशेषज्ञ विवाद का मुख्य कारण भी यही है। मतलब ये भी लिखा है कि सेकंड ARC में जो सामान्य विशेषज्ञ विवाद है उसका मुख्य कारण इनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव, ये लिख दिया। नंबर कितने दिए, 5 में से 5 दिए भाई, ये अच्छे नंबर है। ये एग्जामिनर बढ़िया थे। ये 10, ये कितने नंबर का है, वापस 5 का। उच्च लोक सेवा में लेटरल एंट्री जो पार्श्विक प्रवेश का प्रभाव विश्लेषण कीजिए। लेटरल एंट्री का मतलब ये था कि जो बहुत बड़ी चर्चा हुई थी कि जो प्राइवेट सेक्टर के जो लगभग MD CMD लेवल के जो लोग हैं जिनका कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया प्राइवेट सेक्टर में, उनको डायरेक्ट IAS बना दो आप, ठीक है। इसको लेकर कई सारे मुद्दे उठे कि ये लेटरल एंट्री कर देंगे तो फिर ये तो प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा सिविल सर्विसेज का। इसलिए द हिंदू में मुद्दा कुछ 2 महीने तक यार अभी भी आ रहा है। लेटरल एंट्री का नाम आप गूगल करोगे तो आपको 1000 पॉइंट मिल जाएंगे लेटरल एंट्री को लेकर। तो वे दिमाग में घूम गया तो आपके कौन सी पढ़ाई कहाँ काम में आ जाए पता नहीं है। इसमें लिखा हो कि उच्च लोक सेवा में पार्श्विक लेटरल एंट्री के प्रभाव का विश्लेषण करो। इसमें मैंने गलती करी हो, शायद आप पकड़ पाए। तो मैंने यहाँ तक लिखने के बाद में समझ में आया कि यार इसके नकारात्मक पक्ष तो नहीं लिखे, तो फिर मैंने नीचे नकारात्मक पक्ष फंसाए 3-4 और इन्होंने नंबर दिए मुझे 5 में से 3.5, जो कि अच्छे नंबर है। पार्श्विक एंट्री क्या है, अब इसको मैंने बताया कि प्रशासनिक सेवाओं में संयुक्त सचिव स्तर पर विशेषज्ञों की नियुक्ति केवल अनुभव के आधार पर। सकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, प्रशासन को उच्च विशेषज्ञ मिलेंगे, शिक्षा कॉर्पोरेट जगत की, सुशासन आएगा, प्रशिक्षण पर इनका खर्च कम होगा, प्रभावी नीति का क्रियान्वयन होगा, अनुभव का लाभ मिल जाएगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की अवधारणा हो जाएगी, तकनीकी योग्यता इनके पास में होगी, वैश्विक परिदृश्य से नवीन तकनीक का बेहतरीन को समझ होगी और सामान्य विशेषज्ञ विवाद को सुलझाया जा सकता है। नकारात्मक पॉइंट क्या है, सिविल सेवाओं का चरित्र जो है, जो उनकी कैटेगरी बनाई हुई है सिविल सेवाओं का जो मूल चरित्र है वो हैम्पर्ड होगा इससे और नए अभ्यर्थियों को कम मौका मिलेगा इससे। और नंबर दिए 3.5। इसमें और नंबर कैसे आ सकते थे कि तब अच्छे कि पहले पॉइंट लिखते कि लेटरल एंट्री, फिर इसके सकारात्मक और नकारात्मक, तो शायद 4 नंबर आ जाते, आधा नंबर और बढ़ जाता, डिवाइडेशन हो जाता। ठीक है यार, मैंने इसलिए नहीं किया कि इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में ये डिवाइडेशन किया हुआ था, दिमाग तो मैंने भी लगाया ऐसा कि जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो हर क्वेश्चन में सेम नहीं मिलेगा आपको। इस वाले में अगर लाइनिंग डाली हुई, इस वाले में अगर लाइनिंग डाली हुई तो ऊपर मैंने कुछ और प्रयास किया है, ऐसा मैंने मेरा दिमाग लगाया कि इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया कि ऊपर वाले में लाइन होगी, उससे ऊपर वाले में लाइन होगी तो कुछ नया कर देते हैं। एग्जाम में 3.5 नंबर दे दिए उच्च लोग। ठीक, ये देखो यार इस क्वेश्चन में नंबर कितने आए हैं, 2.5 नंबर आए हैं। इसको मैंने एक्स्ट्रा दिमाग लगा के करने का प्रयास किया पर शायद वो मैं एग्जामिनर नहीं समझ पाया। इसका मतलब ये नहीं उनके पास ज्ञान नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं जो समझाना चाह रहा था वो उनकी समझ में नहीं आया होगा। ऐसा हो सकता है कई बार आप कुछ और लिखे और वो एग्जामिनर उस चीज़ को कुछ और। वो तो भाई प्रोफेसर है, कितना पूरा जीवन दे दिया उन्होंने इस सब्जेक्ट को। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार की विवेचना करो, तो मैंने एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाया, मैंने कहा ये लिखेंगे कि कौन कौन इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं और कौन कौन इसके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं। भाई आने वाले नहीं आने वाले तो पूरा क्षेत्राधिकार हो जाएगा। तो मैंने लिखा कि राजस्थान के सभी मंत्री मुख्यमंत्री को छोड़कर इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, समस्त प्रशासनिक अधिकारी आ जाएंगे। तीसरा, मंत्रालय कर्मचारी सचिवालय को छोड़कर, मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय तो आते ही हैं, LDC बाबू क्लर्क सारे, सभी वर्ग के ABC वर्ग के सारे कार्मिक आ जाएंगे, सभी MLA और MLC आ जाएंगे। इस पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, देखते आगे। नगर निकाय के सदस्य अध्यक्ष आ जाएंगे। क्षेत्राधिकार में कौन नहीं आते हैं, तो इसमें लिख दिया कि मुख्यमंत्री नहीं आएंगे, RPSC के सदस्य नहीं आएंगे, न्यायिक सेवाओं के सदस्य नहीं आएंगे, सरपंच पंच नहीं आएंगे, सचिवालय के कार्मिक के इन्होंने वापस प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। जबकि मैंने ऐसा पढ़ा कि सचिवालय के कार्मिक इसमें शामिल नहीं किए जाते, सेक्रेटरीट के, पता नहीं। ठीक है, 2.5 नंबर दिए। इससे आपको सीख क्या मिलती है, सीख ये मिलती है कि ये पर्सन हर बार यही आता है, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार लिखो 2013 से अब तक लगातार, तो सीख ये कि इसको रट लेना।
ये सीख है इसकी। नंबर कितने दिए? 2.5। यार ये क्वेश्चन देखो, राजस्थान सुनवाई का अधिनियम, राइट टू हियरिंग, किससे संबंधित है? ये आरटीआई है, राइट टू हियरिंग है, हियरिंग है। एग्जामिनर ने देखो क्या लिखा है नीचे, कितने नंबर दिए? एग्जामिनर ने लिखा क्या है, सॉरी, कितने नंबर दिए इसमें? इन्होंने सुनवाई सूचना को भी काट दिया, सूचना असंतुष्टि को भी काट दिया, सूचना को भी काट दिया, इसको भी काट दिया, इसको भी काट दिया। ओ क्या लिखा है? आंसर इज रिलेटेड टू आरटीआई। अब ये मेरे में तो बेट चढ़ गए इनके, ये आरटीआई का क्वेश्चन थोड़ी है। इन्होंने लिख दिया कि एग्जामिनर कह रहा है कि ये क्वेश्चन आरटीआई से संबंधित है, जबकि ऊपर क्या लिखा हुआ है? सुनवाई अधिकार 2005 है, ये आरटीआई 2005 थोड़ी है। इसलिए एग्जामिनर ने मुझे 10 में से कितने नंबर दिए? आधा नंबर दिया, आधा ये, आधा 1.5 नंबर दिए 10 में से। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पाए इसको। उन्होंने आरटीआई समझ के इस कॉपी को चेक किया कि क्वेश्चन आरटीआई का है, और मैंने सारे के सारे प्रावधान लिखे। मैंने लिखा कि ये जो प्रॉब्लम है सेम आरटीआई के भी हैं। इधर देखो, ये लिख दिया कि सुनवाई का अधिकार नियम 2012 की विशेषता बताओ, मूल्यांकन करो इसका। तो मैंने इसको इस अधिनियम में शासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, सुशासन स्थापित करने के लिए अधिनियम को पारित करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य बना। प्रमुख विशेषता क्या है? पहले बात सूचना, सूचना अधिकारी, सूचना की सुनवाई, सूचना की असंतुष्टि मतलब अपील, शुल्क, इसके लाभ, इसकी समस्याएं, सारा लिख दिया। और क्वेश्चन क्या कह रहे हो? आंसर इज रिलेटेड टू आरटीआई। पता नहीं क्या, अरे कुछ नहीं होता ऐसा, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन इसमें देखते हैं, 6 नंबर दिए इस क्वेश्चन में, जिसका नाम है सुशासन और स्वयं गांधी जी के 7 पाप। ये 7 पाप रटवाए हुए हैं परीक्षा आपको बहुत अच्छे तरीके से। तो गांधी जी ने 7 पापों की उदाहरण है जिसमें लोक सेवक सार्वजनिक जीवन में नैतिक बनेगा। पहला लिखा चरित्र के बिना ज्ञान पाप है, ये लिख दिया। एक लोक सेवक को प्रशासन में सच्चरित्रता का पालन करना चाहिए, भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद में कमी आएगी, समस्या का समाधान प्रशासक से नैतिक और दयाभावी और समर्पित होंगे। फिर हम मानवता के बिना विज्ञान पाप है, अर्थात प्रशासन में ये जो क्लिनिकल ट्रायल होता, आईवीएफ होता, क्लोनिंग जैसी जो सामयिक जो समस्याएं, इनके समाधान के साथ साथ प्रशासन में संवेदनशीलता, करुणा, दया आदि मूल्यों का विकास हो जाएगा। तीसरा लिखा है सिद्धांत विहीन राजनीति पाप है, राजनीतिक अपराधीकरण, प्रशासक के जीवन में तटस्थता, पारदर्शिता मूल्य विकसित हो जाएगा। फिर है नैतिकता विहीन व्यापार, प्रशासक इस सिद्धांत से संयम, सत्कार आदि मूल्यों को के साथ साथ वस्तुनिष्ठता के मूल्य का विकास करता है। कार्य बिना धन, यह सिद्धांत प्रशासक को सत्यनिष्ठा, जवाबदेहिता, वस्तुनिष्ठता, अनासक्ता जैसे मूल्यों का विकास करने में सहायक है। त्याग विहीन पूजा, अर्थात प्रशासक को अपने जीवन में त्याग, समर्पण, समानुभूति, सहानुभूति जैसे मूल्यों का विकास करना चाहिए। और फिर है नैतिकता विहीन सुख, है क्या ये नहीं है नैतिकता विहीन सुख। इसको देखना है गांधी जी के साथ, नैतिकता शब्द नहीं है शायद, तो ये है अंतरात्मा के बिना सुख, ऐसा ना, ये शब्द गलत हो गया। ये सर्वोच्च मूल्य है जो कि प्रशासक को नैतिक बनाता है, विधि, संविधान के प्रति निष्ठा आदि। नोलन समिति ने भी नैतिक मूल्य 7 बताए हैं, इसमें नंबर दिए 6। अगर ये ये नहीं होता तो फिर वो 8 नंबर दे देते। ठीक है, तो ये गलती हो गई। वो नैतिकता कैसे याद रह गया पता नहीं, परीक्षा में सब बहुत बार होगा आपको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, किसी जिले में कानून व्यवस्था के संधान तो जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक की भूमिका का विश्लेषण करो। देखो दोनों की, कलेक्टर और एसपी की भूमिका पूछ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में डिवाइड है। पहला क्या लिखा है? कानून व्यवस्था, और दूसरा क्या है? पहला है कलेक्टर और दूसरा पुलिस अधीक्षक। अब ये इतनी देर स्क्रीन की वजह से क्या कि नहीं देता, इसमें बहुत वाइड फोकस है इसका। ठीक है, इतना ही कर लें क्या? चलो इसको तो और कर देते हैं। हो गया कि लास्ट वाला है? चलो लास्ट वाला है, किसी जिले में कानून, और बाकी छोटे वाले सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर ये धीरे धीरे और करते रहेंगे। ठीक है, हालांकि मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है नहीं, सही बात तो ये है।
अरे पबेड से नहीं होता है ना, तो एक से पबेड में देखो दो बातें, या तो अच्छे नंबर है या फिर अपन ने जितना लिखना था उतना लिख भी दिया है, इसके अलावा कुछ पॉइंट है भी नहीं। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक की भूमिका पूछ रहा है। जिले में पुलिस अधीक्षक व कलेक्टर मिलकर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। अब मैंने लिखे पहले कलेक्टर के कार्य और फिर लिखे पुलिस अधीक्षक के कार्य, और पुलिस अधीक्षक कलेक्टर की बदलती भूमिका लिख दी, नंबर दिए 7। 7 खूब नंबर है भाई। पॉइंट भी मैंने जो लेने थे वो ले लिए। पहला पॉइंट है कि साहब कलेक्टर के क्या क्या कार्य हो सकते हैं, क्योंकि मुद्दा ये था कि पेपर थर्ड अपना बहुत सही जाए। बाकी तो ठीक है, क्योंकि जब कोचिंग में ही पढ़ाना है या जब तैयारी करने एसडीएम, तो कम से कम अपना जो एक मूल सब्जेक्ट है उसमें तो इतने हो कि बहुत अच्छे नंबर आ गए आपके। अब ये सारी की सारी लिख दिया कि जिले में शांति व्यवस्था धारा 144 लागू करना, 151 आईपीसी में जो बंद लोगों उसको जमानत देना, जेलों का निरीक्षण करना, पासपोर्ट जांच करना, स्टाम्प एक्ट का क्रियान्वयन करना, वार्षिक अपराध रिपोर्ट का उल्लंघन करना, बंदूक लाइसेंस, बार लाइसेंस आदि देना, मनोरंजन को लागू करने का दायित्व एक कलेक्टर का है कानून व्यवस्था के संदर्भ में जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका में। 7-8 पॉइंट ये जो लिख दिए। एसपी की क्या रोल है, वार्षिक अपराध अभिलेखन रिकॉर्ड तैयार करना, पुलिस कार्मिकों कार्यों का पर्यवेक्षण करना, जुलूस सभा आदि की अनुमति देना, संज्ञेय अपराधों का विशेष निरीक्षण करना, आईजी को मासिक अपराध ब्यूरो भेजना। अब बदलती भूमिका क्यों है इनकी, राजनीतिक दबाव है, अपराधों की प्रकृति में बदलाव आ रहा है, साइबर अपराधीकरण है, कार्यभार अधिक हो रहा है, पुलिस बल की कमी है, जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या वो अधिक आ रही है 69% है, संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। समाधान क्या क्या है, पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था इसका समाधान हो सकता है, तथा कलेक्टर के कार्यों कार्यभार पुलिस बल में वृद्धि की जा सकती है और तकनीकी इनको प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कितने नंबर आए, 7। 7 में से यार एक तो ये गड़बड़ हो गया ना, देखो इसमें एक तो ये मोटी गड़बड़ ये हो गई, ये वाली। अभी आप किसी को नहीं कह सकते, ठीक है। और ये जो 5-6 ये इस हिसाब से इसमें 7 नंबर आने चाहिए थे, ठीक है। तो और पूरी कॉपी में और सारे होंगे ऐसे, 2016 में भी ब्लेंडर है। अब ये किस क्या हो सकता है वो आप नहीं जानते ऐसा करके। बाकी क्लास कितनी देर की होगी, बाकी थोड़ी देर बाद में और कर लेंगे, सारी कॉपियों का विश्लेषण कर लेंगे। इससे आपको जो सीख मिलती है वो सीख लो। मुद्दे की बात तो ये है, सीख ये है कि भर के तो पॉइंट लिखने, रेलिवेंट पॉइंट लिखने, और कॉपी में कोई ऐसा ना उसे कचरा नहीं करना। कॉपी देख के यूँ लगे कि यार आपने खूब अच्छे डायग्राम लिखे, इसकी नहीं कह रहा हूँ, तो आप अपने अच्छे डायग्राम लिख रहे हैं, आप पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं, पॉइंट में उत्तर लिख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको संभावना लगती है वहाँ पे कुछ और आप ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार का कई सारे पॉइंट इसमें, अगर टोटल पॉइंट आप गिने तो बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है।